नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में हम डिस्कस कर रहे थे। भारत का भूगोल हम लोग देख चुके थे, जिसका आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना अनिवार्य होता है। ठीक है, आज हम विश्व के भूगोल का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जूम कर लूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही है पर्वत पठार तथा मरुस्थल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो आपको बताना है कि यह एल्ब्रुज पर्वत पर स्थित है। किस एल्ब्रुज पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है न्यून हिमरेखा है। पूछ रहा है न्यून हिमरेखा है, तो आपको बताना है कि न्यून हिमरेखा आल्प्स क्षेत्र पर है। ठीक है, आल्प्स क्षेत्र पर न्यून हिमरेखा स्थित है। आपको बताना है युवा वलित पर्वत नहीं है। तो पूछ रहा है कि युवा वलित पर्वत नहीं है, तो आपको बताना है कि अरावली एवं अपलेशियन पर्वत जो है यह युवा वलित पर्वत नहीं है। तो आप कहेंगे यह कौन सी अरावली और अपलेशियन पर्वत कैसा है, तो आप बताएंगे यह क्या है, हमारी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अर्थात यह हमारी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो वो हमारे कौन से सेल होते हैं, अवसादी सेल होते हैं। अवसादी सेल जो होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। पूछ रहा है सहारा रेगिस्तान है। पूछ रहा है कि सहारा रेगिस्तान है, तो आपको बताना है कि यह एक गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान का हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। वो कैसा है, एक गर्म रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती हैं। तो पूछ रहा है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती हैं। तो आपको बताना है इसे क्या कहते हैं, फेल्सन मीर। क्या कहते हैं, फेल्सन मीर। ठीक, अगला क्वेश्चन है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। कह रहा है भूटान देश की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपको बताना है कुलाकांगरी। कुलाकांगरी जो है भूटान देश की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, हमारे भारत से लगे हुए पड़ोसी देश हैं, उनकी पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ, ठीक है, नदी और वहाँ के राजकीय पशु पक्षी के बारे में हमें ज़रूर अध्ययन करके जाना है, क्योंकि वहाँ से हमारा एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, वहाँ के राजधानी भी हमें याद करना है, मुद्राएँ भी याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। तो आपको बताना है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा का मरुस्थल है, जो हमारा चिली देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का छत किसे कहा जाता है। पूछ रहा है विश्व का छत किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आप बताएंगे कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल हमारा ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है यह भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पेनाइन पर्वत अपलेशियन पेनाइन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पेनाइन पर्वत किस महाद्वीप में है। तो आपको बताना है पेनाइन पर्वत यूरोप महाद्वीप में। और पूछता है कि अपलेशियन पर्वत किस देश में है। तो आपको बताना है कि अपलेशियन पर्वत हमारा अमेरिका में है और अरावली किस में है, भारत में, आपको पता ही है। तो ये पूछ रहा है कि पेनाइन जो पर्वत यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में स्थित है, एक कैसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो आपको बताना है कि पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नवीन नहीं लगाना है, याद रखना है हमें। पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेशियन जो अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है, यह हमारी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है तकला मकान मरुस्थल हमारे चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत हमारे किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो आपको बताना है यह कटक हमारा मध्य महासागरीय कटक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटियों के प्रकार
के पर्वत में पाई जाती है। अर्थात कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हमारे हिमालय पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट, वह किस प्रकार की चोटी पर स्थित है? तो आपको बताना है यह नवीन मोड़दार पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बताना है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पे है? तो हमारे साउथ अमेरिका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबी का मरुस्थल किस देश में है? तो आपको बताना है गोबी का मरुस्थल किस में है? चीन में है। अगला क्वेश्चन पूछा है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल, छत्रक शिला जिसे कहते हैं, मशरूम सेल मतलब जिसको हम कहते हैं छत्रक शिला, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में होती हैं, हवाओं के द्वारा काट के बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अपघर्षण भूक्षरण का, अपघर्षण भूक्षरण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की छत स्थित है, पृथ्वी की छत स्थित है, तो आप कहेंगे तिब्बत के पठार में पृथ्वी की छत स्थित है। इसी श्रृंखला में हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी एवं भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित जितने भी बेसिक एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम एक तरफ से देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो वह कह रहा है कि वह कौन सा भूकंप है जो गंभीर और विध्वंसकारी है? तो आप बताएंगे प्लूटोनिक भूकंप। जो प्लूटोनिक भूकंप होता है वह गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रिएक्टर स्केल मापन का पैमाना है, तो आप बताएंगे कि भूकंप का मापन जो होता है रिएक्टर स्केल पैमाना है। आपको बता दूं रिएक्टर स्केल होता है उस पर 0 से लेकर 12 अंकों तक अंक दर्ज रहता है, अर्थात 0 से लेकर 12 अंक उस पर रिएक्टर स्केल पर दर्ज रहता है। जब 7 से अधिक, अगर उस रिएक्टर स्केल पे के पैमाना पे अगर 7 से अधिक रेटिंग दर्ज कर रहा है तो यह बहुत विध्वंसकारी होता है। लेकिन एक चीज़ जान लें कि अगर रिएक्टर स्केल पर 4 पैमाना पर दर्ज है, मान लीजिए 4, एक सेकंड आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए रिएक्टर स्केल है, ऐसे है, अगर रिएक्टर स्केल पे यहाँ पे 4 है, अगर 4 से रिएक्टर स्केल डायरेक्ट 6 हो रहा है, अर्थात 2 पॉइंट के ही बढ़ने से यह भूकंप जो है लगभग 1000 गुना घातक हो जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात 2 पॉइंट के बढ़ने से ही, 2 पॉइंट के बढ़ने मात्र से ही भूकंप की तीव्रता मतलब भूकंप जो है 1000 गुना घातक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूकंप की गहनता नापने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है भूकंप की गहनता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे भूकंप की गहनता मापने के लिए हम मरकरी पैमाना का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मरकरी पैमाना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता का मापन हम किसके मशीन द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के कंपन को हम मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टफ संबंधित है तो ज्वालामुखी राख किससे संबंधित है? टफ ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको कमेंट करके बताना है माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है। मोनोलोवा ज्वालामुखी उदाहरण है, तो यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अग्निवृत्त को एक संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम जानते हैं एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। अग्निवृत्त को किस रूप में जाना जाता है? एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अगला अब टॉपिक हमारा है, आज का तीसरा टॉपिक है अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। कौन? अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ताउपो झील स्थित है। पूछ रहा है ताइपो झील किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि ताइपो झील हमारा न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। ताइपो झील न्यूजीलैंड, ताइपो झील न्यूजीलैंड, ताइपो झील कहाँ? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन है? तो मर्रे एवं डार्लिंग नदी, मर्रे एवं डार्लिंग नदी हमारा किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है वो कौन सी नदी है? तो आपको बताना है कि अमूर नदी। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, जो ऑप्शन में था उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नील नदी संबंधित है, नील नदी जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है वह इजिप्ट अर्थात मिस्र देश में प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। कह रहा है विश्व की अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है? तो आपको बताना है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ठीक है।
यांगटीसी नदी जो है हमारी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो आपको बताना है यह एक गार्ज है, अर्थात एक खंड है। आप इंग्लिश में याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। ग्रैंड कैनियन क्या होता है? एक गार्ज होता है, ठीक है। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसे निर्मित होता है? तो आप कहेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी नगर से होकर बहती है। सीन नदी किसके किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे सीन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे सीन नदी के। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपसे पूछ सकता है इंदिरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है इंदिरा नहर का उद्गम स्थान हमारा क्या है? हरिके बैराज बांध। कौन सा? हरिके बैराज बांध। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो आपको बताना है कि नील नदी, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर हैं। तो आप जान ही रहे हैं पनामा जो है हमारा साउथ अफ्रीका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा देश है। पनामा देश में के बीचों बीच से गुजरती हुई एक नहर है पनामा नहर, जो हमारी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। यह पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण है। तो ये बताएंगे मिसिसिपी अंगुलित या पंजक या डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी जो होती है एक नदी भी है जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में बहती है। यह एक पंजक डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारहमासी नदियों में जल आता है। पूछ रहा है कि बारहमासी वह नदियाँ जो 12 महीनों तक लगातार बहती रहती हैं, सदानीर नदी होती हैं, वह कैसे बहती हैं? वह बर्फ़ के पिघलने से बहती हैं, ठीक है। बारहमासी नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो बर्फ़ के पिघलने से बहती हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है महासागर एवं महाद्वीप, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएँ। चलिए इसे देखते हैं। गर्म जलधाराएँ हैं, तो पूछ रहा है कि गर्म जलधाराएँ कौन कौन सी हैं? तो अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एंटलीज की धारा, ये कैसी धाराएं हैं? तो गर्म जल धाराएं हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, जैसे पूछा होगा कि विषुवतरेखीय जलधारा पूछा होगा, ठीक, बेगुला की जलधारा, ठीक है। कई धाराएं हैं जो हमारे विश्व में हमारे विषुवतरेखीय क्षेत्र से ऊपर बहती हैं। तो मोजाम्बिक की धारा जो है, ये सब धाराएं जो है गर्म जल धाराएं होती हैं जो विषुवतरेखीय क्षेत्र से बहती हैं, वो हमारी गर्म जल धाराएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर का हिस्सा है। तो आपको बताना है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है सार्गेसो सागर का एक हिस्सा है। एक चीज़ और पूछता है, तटविहीन सागर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना सार्गेसो सागर को तटविहीन सागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। तो आपको बताना है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा मोजाम्बिक की धारा है जो गर्म जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडू प्रवाल द्वीप महासागर में स्थित है। तो आपको बताना है अंडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे भारतीय महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि औसत लवणता जिसमें सर्वाधिक है वह मृत सागर है। इसकी लवणता हमारी 300 से भी ज़्यादा है, अर्थात अगर मृत सागर में कोई व्यक्ति कूद जाता है तो वह अपने आप तैरने लगता है, क्योंकि उसकी लवणता सर्वाधिक है, ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत होता है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है, क्योंकि भूमि के खारेपन होने की वजह से वह भूमि से लगे हुए सागर होते हैं, जिससे वह क्या होते हैं, वहाँ की सागर जो होते हैं खारेपन हो जाते हैं, ठीक है। सागर का जल जो होता है खारा हो जाता है, अर्थात सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होती है? भूमि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतम खारापन है। तो आपको बताएंगे कि अरब सागर जो है हमारा भारत के पूर्वी पश्चिमी तट पे अरब सागर स्थित है, तो वह कैसा है, वहाँ का खारापन कितना है? तो आप बताएंगे कि 35 ppt, ठीक है। खारापन कितना है? 35 ppt है। अगला क्वेश्चन है, महासागर की ऊंचाई जल तरंगे उठती हैं। पूछ रहा है कि महासागर में जो जल तरंगे ऊंचे ऊपर उठती हैं किसके कारण उठती हैं? तो वो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा और पृथ्वी जब मतलब पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो उस समय जो होती है जब वह एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है,
चंद्रमा और जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं तो चंद्रमा के द्वारा ये जलधाराएं जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा महासागर की जलधाराएं ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। तो उसी पूछ रहा है कि महासागर में ऊंची तरंगे, ऊंची लहरें जो उठती हैं किसके कारण होती हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? महासागरीय जलधारा है। कैसी जलधारा है? महासागरीय जलधारा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो आप बताएंगे 2/3 भाग, लगभग 71% भाग हमारा पृथ्वी पे क्या है? जल है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है, तो आप बताएंगे कि बेगुला की जलधारा जो है या नामीबिया के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अब हम जलसंधियाँ एवं महासागरीय गर्त के बारे में देखते हैं, ठीक है। वह जलसंधियाँ और महासागरीय गर्त, चलिए अगला इसे हम देखते हैं। पहला, इसके पीछे हम पनामा नहर के बारे में देख लिए थे, यह क्वेश्चन सीधे पूछा था। पनामा नहर जोड़ती है, तो हम लोगों ने देखा था कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वह महासागर जिसे सुंडा खाई स्थित है, तो आपको बताना है यह हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो बाब अलमन देव जल संधि, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अर्थात हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? बाब उलमन देव जल संधि है, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। पूछ रहा है 90 ईस्ट रेंज है, तो आपको बताना है 90 ईस्ट रेंज कहाँ? हिंद महासागरीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक या मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं कहाँ से है? हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, जो हमारे चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर देख रहे हैं आप, बार बार पूछ रहा है पनामा नहर क्या है? कि पनामा नहर बनने के कारण हमारी जो होती है प्रशांत अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में व्यापार करना बहुत आसान हो गया। जब तक पनामा नहर नहीं बनी थी, तो हमें अगर अटलांटिक महासागर से कुछ भी हमें प्रशांत महासागर अर्थात दूसरे तट पे अर्थात हमारी पश्चिमी तट पे लाना पड़ता था, तो हमें दक्षिणी अमेरिका को पूरा गोठ कराना पड़ता था, पूरी घूम कर आना पड़ता था, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? एनर्जी को खपत करना पड़ता था, ठीक है, तेल का खपत होता था। इसीलिए पनामा नहर का निर्माण किया गया, जिसके कारण हमारी बहुत सारी दूरियां कम हो गई, जिससे हमारा व्यापार आसानी से हो सकता है, ठीक है। स्वेज नहर, अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो आपको बताना है यह हमारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, यूरोप के रूर प्रदेश का मुख्य उद्गम है, ठीक है, तो आप बताएंगे औद्योगिक उद्गम, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, खाड़ी एवं द्वीप से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है। खाड़ी और द्वीप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम एक एक करके देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनी हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। दूसरा इसमें पूछा है, ठीक है, इसमें दूसरा पूछा है, लेकिन आपको अब बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है, तो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर कौन सा ट्रेंच स्थित है? कौन सी गर्त स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच, अर्थात सुंडा गर्त जो है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप स्थित हैं, तो इंडोनेशिया, ठीक है। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया। सबसे अधिक द्वीप किसमें है? इंडोनेशिया में है। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, तो आपको बताना है रॉक ऑफ पॉलिनेशिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है कि वह द्वीप जो क्षेत्रफल में बड़ा है, इसमें हमें ऑप्शन था, इसमें से बताना था इस ऑप्शन में से हमारा सबसे बड़ा द्वीप कौन था, तो आपको बताना था कि बोर्नियो द्वीप, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा एवं बोर्नियो में से सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन था? बोर्नियो द्वीप था। अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो पूछ रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये बताना था फिजी द्वीप हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए वायुमंडल का संगठक, इसके बारे में हम देखते हैं। वायुमंडल का संगठक, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं। पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में,
कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। भारत की उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है। तो क्षोभ मंडल के बारे में पूछा था, इसकी औसतम ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 13 किलोमीटर होती है। कितना होती है? लगभग 13 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत पाई जाती है। सभी को पता है कि ओजोन की परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत लेयर बताता है, कह रहा ओजोन परत, ओजोन लेयर क्या बताता है? यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है? यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। चलिए, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखते साठा पवनों की पृथ्वी किस गोलार्ध में होती है? तो आपको बताना है, गरजते हुए चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखते साठा, ये पवनें कौन सी हैं? हमारे दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती हैं। ये जो हमारी आवाज़ें हैं, जो ये हमारी क्या होते हैं, पवनों का संचार होता है, या कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में यह उत्पन्न नहीं होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल है। तो अब बताना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन का कारण कौन सा है? कोरियोलिस बल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं। तो सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ पे बहती हैं? तो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, पूछ रहा है ITCZ। ठीक है, ITCZ से अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय क्या है? अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र को हम ITCZ के रूप में जानते हैं। ठीक है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। पूछ रहा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, अर्थात जब हमारा बादल छाए हुए रहते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ की पृथ्वी का तापमान अधिक होता है, लेकिन साफ बादल जो होते हैं तो वो हमारा ठंडा मौसम क्यों रहता है? ठंडा मौसम क्यों रहता है? यह किसके कारण? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। अर्थात जब बादल घेरे रहेंगे तो विकिरण जो होता है, विकिरण ज़्यादा होता रहेगा, जिससे मतलब वहाँ से हमें उष्मा पृथ्वी पे लगातार बनी रहेगी। लेकिन जब बादल नहीं छाए रहेंगे तो हमारी पृथ्वी पर उष्मा का विकिरण मतलब विकिरण नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण हमारी जो है रात होगी, वह मतलब रात जो होगी बहुत ठंडी होगी। अर्थात पूछ रहा है, साफ रात मेघी रात मतलब बादल, मेघी रात मतलब समझ रहे हैं ना, कि बादल से घिरी हुई की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ठीक है, अर्थात यह याद रखना है कि जो होता है, अगर बादल घिरे हुए हैं तो हमारा पृथ्वी का तापमान अधिक होगा, अगर बादल नहीं घिरे हुए हैं, साफ आसमान है, तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किससे संबंधी है? तो आप बताएंगे जाड़े की वर्षा के क्षेत्र से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से हमारे भारत में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही वर्षा होती है और ठंडे ऋतु में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी क्षेत्र गर्मी में वर्षा होती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है, मुख्यतः कहाँ उठती है? टॉर्नेडो हमारी USA अर्थात अमेरिका में उठती है। जलवायु एवं घास के मैदान के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जलवायु एवं घास के मैदान अर्थात विश्व के भूगोल का अगला टॉपिक जलवायु एवं घास के मैदान, और कुछ हमारे पार्ट बचे होंगे, जैसे वन एवं मृदा, ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मानव प्रजातियां और परिवहन, और कृषि एवं पशुपालन और विविध, ये हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हम वर्ल्ड का जियोग्राफी भी समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के और आगे बढ़ेंगे, अर्थात हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे BPSC के एग्जाम में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।